Hello student, how are you? Hope you all are fine. Today we are starting the second section of the chapter Sector of the Indian Economy. Today we will study primary and secondary tertiary sector in India. Yes, टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इस ग्राफ में दो ईयर्स के डाटा दिए गए हैं, एक 1973-74 और 2013 एंड 14 का। आप इसमें कंट्रीब्यूशन देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन। ओके, तो आइए अब हम टॉपिक चलते हैं। हमने 40 सेंचुरी के गैप के वो में देखा, ये 40 सालों के गैप में देखा कि जो थर्ड सेक्टर है मतलब टर्शियरी सेक्टर, उसका डाटा इंक्रीज़ हुआ है। 2013 और 14 में टर्शियरी सेक्टर एक लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर बन के उभरा है, जिसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया। ऑलरेडी इस डाटा में अच्छे से दिख रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो ये टर्शियरी सेक्टर अचानक इंडिया का इम्पोर्टेंट सेक्टर कैसे बन गया? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण, सर्विस। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए सर्विस सेक्टर वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। इसमें आते हैं हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। ये एक बेसिक सर्विस है जो डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन सारे सर्विसेज को आगे बढ़ाएं। ओके, सेकेंड कारण है कि डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, वो डेवलपमेंट लीड करता है सर्विस पे। सर्विस कैसी? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ठीक है, ये अगर अच्छे से डेवलप होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी इसके साथ साथ डेवलप होगा, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो सर्विस सेक्टर ही पूरा कर सकता है। ओके, थर्ड जो है इनकम लेवल राइज होना, लोग की इनकम बढ़ने लगी। ओके, तो इसके कारण ये बहुत से सर्विस जो थी, जैसे बाहर खाना खाना, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी ज़्यादातर शहरों में। तो इसके कारण ये सर्विस सेक्टर आगे बढ़ गया है। ओके, फोर्थ जो कारण है वो है, हम कई 5 डेकेड से देख रहे हैं कि सर्विस जो है उसमें एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट बन चुका है। ये एक नया प्रोडक्शन सर्विस सेंटर है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में हम 4 चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो हमने ये देखा कि किस तरह से सर्विस सेक्टर जो है वो इक्वली बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर जो है वो एम्प्लॉय भी दे रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ भी जनरेट कर रहा है लोगों के लिए। ओके, एट द एंड देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयज़ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर। पर ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों के लिए ही है। ठीक है, ऐसे बहुत से जो कि ज़्यादा नंबर्स में इंडिया में नहीं है। इससे ज़्यादा जो लोग हैं जो ऑलरेडी इंगेज्ड है, स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये जो है बहुत ही कम अपना मैनेज कर पाते हैं लिविंगहुड को। ये जो सर्विस परफॉर्म करते हैं, ये एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी है जो उनके लिए अवेलेबल है। ओके, इसी कारण इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं और अपना गज़र बसर कर रहे हैं। इसको भी हम नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो वेयर आर द मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड? तो अगर ज़्यादा सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन उसके पास एम्प्लॉय पीपल कम है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग किस में एम्प्लॉयड है? तो इसके लिए हमको ग्राफ नंबर 2 देखना पड़ेगा कि जीडीपी में, ये रहा हमारा ग्राफ 2। इसमें देखिए शेयर ऑफ अ सेक्शन ऑफ जीडीपी, कौन जीडीपी में ज़्यादा शेयर डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है। वही 40 साल का डाटा है। देख सकते हैं कि पहले जो था
प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन बराबर थे, लेकिन अब प्राइमरी सेक्शन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया बल्कि और सर्विस सेक्टर का बढ़ गया। तो आप ये जो देख रहे हैं इम्पोर्टेंट में जो 40 साल में बदलाव आया है वो क्या है कि जीडीपी में तीनों सेक्टर कंट्रीब्यूशन बदल गया है। अब एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ नंबर 3 में। इसमें भी 40 साल का ग्राफ देखिए कि पहले लोग कितने एम्प्लॉय थे प्राइमरी सेक्टर में और अब कितने एम्प्लॉय थे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है इससे हम समझ सकते हैं कि जो शिफ्ट है वो बहुत स्मॉलर हुआ है एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में, क्योंकि इट इज़ बिकॉज इनफ जॉब नॉट क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं किए जा सकते? इसका कारण है क्योंकि थ्रू इंडस्ट्रीज आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन एंड गुड वेंट अप टू द मोर देन 9 टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस समय जो प्रोडक्शन हुआ है वो बढ़ गया, 9 टाइम बढ़ गया है, और एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज 3 टाइम बढ़ी हुई है। पर अगर टर्शियरी सेक्टर में देखा जाए तो 14 टाइम जो है 14 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन सिर्फ 5 टाइम ही सर्विस इंक्रीज हुई है। इसका रिजल्ट ये भी मान सकते हैं हम लोग कि मोर देन अ हाफ ऑफ द वर्कर इन अ कंट्री आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, और जो कि सिर्फ क्वार्टर प्रोडक्शन करता है जीडीपी का, बल्कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है जो कि दोनों मिलके 4th 5th ऑफ कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में, उसमें एम्प्लॉयज़ कितने, आधे से भी कम। ओके, डज दिस, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर ऐसे बहुत से लोग हैं जो एग्रीकल्चर में अननेसेसरी काम कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों से भी उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना होना चाहिए, इससे प्रोडक्शन इफ़ेक्ट नहीं होने वाला अगर कुछ लोग उस एग्रीकल्चर से हट जाएं। तो ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्हें अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लक्ष्मी एक छोटे से गांव में रहने वाली लेडी, उसके पास 2 हेक्टेयर के आसपास की जमीन है जो एक अनइरिगेटेड लैंड माना जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश होगी तो इरिगेशन हो पाएगा, और बारिश नहीं हो पाएगी तो वो फसल नहीं उगा पाएगी। वो ज़्यादातर ज्वार और अरहर की खेती करती है। उसके घर में 5 मेंबर हैं और पांचों के पांचों मेंबर इसी इरिगेटेड लैंड में, अनइरिगेटेड लैंड में काम करते हैं। दिन भर ये सारे के सारे लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको लग रहा है कि पांचों के पांचों एम्प्लॉयड है? नहीं, ये पांचों के पांचों अंडर एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से 2 या 3 निकल भी जाए तो भी प्रोडक्शन तो उतना ही होगा खेत में जितना होना चाहिए। उनका होना या ना होना प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये लोग जो 5 लोग वहाँ पे ऑलरेडी ज़बरदस्ती एम्प्लॉयड है, वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं करते। अगर वे एम्प्लॉयड नहीं हो, अगर वे वहाँ एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे तो भी वहाँ प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब उसी गांव में रहने वाला एक सुखी राम करके बड़ा एग्रीकल्चर एक फार्मर है। उसने 1 से 2 लोगों को, लक्ष्मी के घर के मेंबर के 1 से 2 लोगों को अपने यहाँ फर्म में काम करने के लिए बुला लिया। तो ऐसे में क्या हुआ, उनकी इनकम बढ़ गई। ऑलरेडी उनका प्रोडक्शन हो रहा था उनकी 2 हेक्टेयर जमीन में। अब 1 या 2 लोग जो बाहर काम करने जा रहे हैं सुखी राम के, वे एक्स्ट्रा इनकम लेकर के आएंगे। अब अचानक 2 लोगों ने गांव में एक फैक्ट्री खोली, तो वहाँ पे वो फैक्ट्री में काम करने चले गए। अब भी प्रोडक्शन बना हुआ है, प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ है,
उनके 2 हेक्टेयर में उतनी ही चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो बाकी लोग थे, 2 लोग सुखीराम के जा रहे थे, 2 लोग फैक्ट्री में जाते थे, एक्स्ट्रा इनकम निकाल रहे, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अब बदल गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं जो इस डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको अगर हम एक अच्छा यूजफुल काम में लगा दें तो ऐसे में वे अपनी लाइवलीहुड सुधार सकते हैं। तो लक्ष्मी के जैसे और उसके फैमिली मेंबर के जैसे 2 लाख से भी ज़्यादा फार्मर इंडिया में मौजूद हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। अगर उनको एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट करके किसी और प्रॉपर जगह पे एम्प्लॉय कर दिया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्ब नहीं होगा, उनका प्रोडक्शन वैसे ही बना रहेगा, पर इनकी लाइवलीहुड बढ़ जाएगी, इनकी लाइवलीहुड अच्छी हो जाएगी। ओके, और ऐसे में इंडिया का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सकता है अगर ये सर्विस सेक्टर में जाए या फिर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए तो इस तरीके से इन लोग अपना सुधार कर सकते हैं। जो अंडर एम्प्लॉय जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बाकी सेक्टर्स में भी है। थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स हैं जो सर्विस सेक्टर में अर्बन एरिया में डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए घूमते हैं, जैसे कि पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन और भी बहुत सारे और जॉब वाले हैं। इन्हें रोज़ काम नहीं मिलता। ये सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्ट्रीट पुशिंग जो ठेला चलाने वाले लोग हैं वो भी है, तो वो अपना पूरा दिन भर गुजार देते हैं छोटे छोटे सामान को बेचने के लिए, पर उतना अर्न नहीं कर पाते कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा कर सके। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? क्या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है जो इन चीज़ों को सुधार सकती है? हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे किया जाए? हमने जो प्रॉब्लम देखी, हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कंटिन्यू जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में वो बढ़ रहा है। कुछ ऐसे लोग एम्प्लॉयड है जिनके होना ना होना एक बराबर है। तो इन व्हाट वे वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, ठीक है। तो कैसे हम उसको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो आइए इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। वापस हम पुराने एग्जांपल में आते हैं, लक्ष्मी की बात कर लेते हैं जो अनइरिगेटेड 2 हेक्टेयर लैंड की मालिकी है। अब कुछ गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया या फिर उसने एक लोकल बैंक से लोन उठा लिया और अपने खेत पे क्या किया, वेल बना लिया। तो ऐसे वो अनइरिगेटेड लैंड अब इरिगेटेड लैंड में ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे में वो सेकेंड क्रॉप ज्वार और अरहर के अलावा एक और क्रॉप वहाँ पे उगा सकती है रबी सीजन में, वो है वीट। नॉर्मली देखा जाता है कि 1 हेक्टेयर लैंड में 2 लोगों की ज़रूरत होती है जो 50 दिन काम करते हैं। तो ऐसे में उसके बाद 4 जो लोग हैं 2 हेक्टेयर लैंड में 4 लोग जो है सफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी दिन भी दूसरे काम कर सकते हैं। अब बाई चांस मान लीजिए गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि उस गांव में डैम बना दिया जाए या कैनाल्स बनाने का काम कर लिया जाए, तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वे एम्प्लॉय मिल जाए, तो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा और गाँव के विकास के लिए, डैम के लिए, कैनाल के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि डैम और कैनाल जो उनके शहर जो उनके खेतों से होकर गुजरेगा वो खेतों को इरिगेट भी करता जाएगा, इससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन है जो उसमें से वीट उगा रहे हैं और वीट का कुछ पार्ट है वो अपने कंजम्पशन के लिए रखेंगे और बाकी जो है वो मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, उससे वो प्रॉफिट कमा पाएंगे और अपनी लाइवलीहुड सुधार सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है इनकी हेल्प कर सकती है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या रूरल रोड को सुधार कर, वहाँ स्टोरेज बना करके गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। इस तरीके से वहाँ पे नई सर्विस भी खुलेगी, ट्रेडिंग सेंटर खुल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खुल जाएगा और जो स्टोरेज है सर्विस कराकर वो भी बन सकता है। तो ऐसे में नई सर्विसेज उस गांव में जनरेट हो सकती है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के कुछ योगदान के बाद। एक और रास्ता है जिससे प्रॉब्लम टैकल किया जा सकता है। जो रिमोट और लोकेटेड जो इंडस्ट्रीज एरिया वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो सर्विस है उन्हें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेमी रूरल एरिया में बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है जो एम्प्लॉयड है। जैसे कि कुछ फार्मर है जो अरहर के साथ साथ चिक पीस मतलब पल्स क्रॉप है उसको भी उगा सकते हैं और उसे दाल मिल में बेच करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं जो कि शहर में दिया जा सकता है। ओके, इसके अलावा वे चाहो तो कुछ कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी देता है फार्मर्स लोगों को। ओके, जो फार्मर लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस कोल्ड स्टोरेज में पोटैटोज़ ऑनियन उसको रख सके और जब सही समय आए और प्राइस बढ़ जाए तो वो इससे बेच के प्रॉफिट कमा सके। यहाँ तक कि फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट एरिया के पास रहने वाले जो विलेजर्स हैं वे हनी कलेक्शन का काम कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो और भी चीज़ें हैं उनको बना करके वे मार्केट में बेच सकते हैं। इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले जो सेमी रूरल एरिया में उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा और एक लार्ज अर्बन सेंटर भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लार्ज अर्बन सेंटर की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी अपने एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, इसके अलावा हम ये जानते हैं कि 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 5 से 29 ईयर की है, जिसमें से 51% जो लोग हैं वे अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाते। 51% जो लोग हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अटेंड कर पाते हैं। बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग घर पे रहते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, या तो वे चाइल्ड लेबरिंग करते हैं, कुछ लोग जो है स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स। तो ऐसे लोग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लोग को बिल्डिंग बना के दे सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स, मोर टीचर और मोर स्टाफ की ज़रूरत है। हमारी इन चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाएं जहाँ पे टीचर्स और स्टाफ को रख सके ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके। ये काम कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इनका एस्टीमेट है कि 20 लाख से भी ज़्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर में। सिर्फ अकेले एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें भी डॉक्टर और नर्स, हेल्थ वर्कर जो कि ज़्यादातर रूरल एरियाज में रहते हैं वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर की। ठीक है, तो ऐसे में जॉब क्रिएशन किया जा सकता है। ठीक है, जो कि एक अच्छा एस्पेक्ट होगा सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक तो स्कूल खोल देना और दूसरा हॉस्पिटल खोल देना। इसके अलावा और भी पोटेंशियल चीज़ें हैं जिससे इनकम इंक्रीज हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। वह है टूरिज़्म। ठीक है, रीजनल क्राफ्ट जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं और कुछ न्यू सर्विस है जैसे कि आईटी। अगर इसका प्रॉपर प्लानिंग की जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। प्लानिंग कमीशन ने ये कहा है कि टूरिज़्म सेक्टर को अगर इम्प्रूव किया जाए तो हर साल कम से कम इसमें 35 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है खाली टूरिज़्म ही 35 लाख लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इसके अलावा हमने रियलाइज़ किया है कि जो ये चीज़ें हैं, जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी है, एजुकेशन का, हेल्थ का और टूरिज़्म का, ये कोई शॉर्ट टर्म जो है वो तरीके से नहीं आ सकते। इसके लिए एक लॉन्ग टाइम इम्प्लीमेशन लगेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं
हम कुछ क्विक मेज़र भी ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने लिया है, उन्होंने क्या किया, राइट टू वर्क लोगों को दे के रखा है। राइट टू वर्क के तहत में इन्होंने 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चालू किया, जिसके तहत लोग, जिसे मनरेगा 2005 के नाम से जाना जाता है, उसके तहत लोगों को उसमें रजिस्टर करवा के 100 दिन का गारंटी काम रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और अगर इनको 100 दिन का काम एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं देती तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट घर बैठे देती है, ताकि वे अपना घर चला सके। ठीक है, तो इस तरह के काम और भी बढ़ावा दे सकती है गवर्नमेंट, या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को जो प्रोडक्शन बढ़ सके, लैंड का यूज़ हो सके, और इसके अंदर बहुत से और भी एक्ट्स ला सकते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको आज का सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा।